त्विषा शर्मा की कहानी किसी क्राइम स्टोरी की तरह शुरू नहीं होती है। वो एक 33 साल की यंग लड़की थी जिसके पास अपनी लाइफ के लिए प्लान्स थे। नोएडा में रहते हुए वो मॉडलिंग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखो तो एक कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस यंग वुमन नज़र आती है। फैमिली और दोस्तों के लिए त्विषा शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक बेटी थी, एक दोस्त थी और एक ऐसी लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत होपफुल थी। दिसंबर 2025 में उसकी शादी हुई। हर इंडियन वेडिंग की तरह उस शादी में भी सपने थे, नई शुरुआत थी, नया घर था, नए रिश्ते थे। वेडिंग फोटोग्राफ्स में त्विषा शर्मा बहुत ही मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है। किसी ने नहीं सोचा था सिर्फ 5 महीने बाद उसकी तस्वीर नेशनल न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाएगी और लोग एक ही सवाल पूछ रहे होंगे, आखिर त्विषा शर्मा के साथ हुआ क्या? त्विषा शर्मा की शादी एक ऐसी फैमिली में हुई थी जिनको लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल और सक्सेसफुल फैमिली समझते थे। ऊपरी तौर पे ऑन द सरफेस सब कुछ सही दिखता था। वेडिंग फोटोग्राफ्स में एक बहुत ही खुशहाल मुस्कुराती हुई ब्राइड और ग्रूम दिख रहे। दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी बहुत अच्छी थी। सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने शुरुआत में ही देख लिया था कि ये दोनों बहुत प्यार में हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जैसे कि हज़ारों औरतें पूरी दुनिया में शादी करने के बाद सोचती है कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँगी, त्विषा की भी वही होप्स और एक्सपेक्टेशंस थी अपने फ्यूचर को लेके। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि 5 महीने बाद ये जो सेलिब्रेशन है वो ट्रेजेडी में बदल जाएगा। बहुत सारी जो मटेरियल अभी हम डिस्कस करेंगे उससे हमको ये पता चलेगा कि उसकी शादी इतनी भी खुशहाल नहीं थी। जो लोग बाहर एक दिखावा करते थे दुनिया के लिए, वो असलियत नहीं थी, वो एक बस दिखावा था। अंदर से उसकी शादी का हाल बहुत बुरा था। जो इन्वेस्टिगेटर्स और कोर्ट्स ने व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस के थ्रू सब कुछ एग्जामिन करने के बाद रिसर्च करा है, उससे पता चलता है कि त्विषा बहुत ही परेशान और दुखी थी और मे भी शायद वो डिप्रेशन के थ्रू भी जा रही थी। उसको बहुत अपनी फैमिली की कंसर्न रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों को खुल के बता नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी पड़ाव पे आके बहुत सारी लड़कियां इंडिया की इस केस से कनेक्ट कर सकती है कि हमारी फैमिलीज़ में, इन लॉज के साथ में हमारे साथ जो जो होता है वो हम बहुत खुल के अपने मम्मी डैडी के घर पे बता नहीं सकते हैं। जैसे जैसे ये स्टोरी अभी अनफोल्ड हो रही है, जैसे जैसे किस्से बाहर आ रहे हैं, हम बहुत सारी औरतें ये स्टोरीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रही है। एक आइडिया कि कोई फ़ोटोज़ में इतना खूबसूरत और इतना खुशहाल और इतना हैप्पी दिखता है, इंस्टाग्राम वीडियोस में इतना सुंदर और इतना हैप्पी दिख रहा है, क्या दरवाजे के पीछे उनकी ऐसी स्ट्रगल चल रही थी कोई सोच भी नहीं सकता था। बट ये जो स्टोरी है कि सामने एक फेस और पीछे दूसरी फेस, ये स्टोरी थाउजेंड्स इंडियन वुमेन के साथ में रिलेट करती है। जैसे जैसे ये स्टोरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है त्विषा शर्मा की, बहुत सारी औरतों ने सामने आके कहा है कि हम कभी नहीं बता सकते हैं कि अंदर अंदर जो इन लॉज है उनके हाथों बहुएं कितना दुख सहती रहती है। एक दिन जो कि मई में आया, 12 मई, उस दिन त्विषा शर्मा की लाश बरामद हुई उसके ससुराल के घर में भोपाल में। शादी करके त्विषा शर्मा भोपाल चली गई थी। ये न्यूज़ जो है वो सबको बहुत ज़्यादा शॉक करी है। हम लोग डेट बाय डेट पूरी देखेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ और आज तक कहाँ पे पहुँचा है इसका केस। उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की है जो थोड़ा भी इस सिचुएशन से रिलेट कर सकती है, प्लीज़ खुल के अपने घर वालों को अपनी सिचुएशन बताएं, या फिर ऐसी कोई फ्रेंड्स हो या कोई लॉयर हो, कुछ तो हो जिसको जाके तुम अपनी सिचुएशन बताओ और एक हेल्प लो। ये हेल्प ज़रूरी है इस पड़ाव पे आपकी लाइफ में। ये जब न्यूज़ बाहर आई त्विषा शर्मा की, ये बहुत लोगों को शॉक कर दी कि इतनी यंग वुमेन, बस 5 महीने शादी के और इतना कुछ हो गया उसके साथ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि इतना कुछ 5 महीने में एक लड़की के साथ हो सकता है, ये थोड़ा मुश्किल है।
बिलीव करना, बट होता है। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तो और ज़्यादा क्वेश्चंस सामने आए हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है, अभी तक खुली नहीं है, रिजल्ट सामने नहीं आए। जैसे जैसे कोर्ट ने इस केस को एज अ सो मोटो केस लिया है। जो सो मोटो केस होता है वो ऐसा होता है कि जैसे कि हर केस के लिए पहले एक फॉर्मल कंप्लेन दर्ज होती है। वो कंप्लेन के बाद में वो केस की जो फाइल बनती है पुलिस स्टेशन में, फिर लॉयर के पास जाती है, फिर वो कोर्ट में जाती है। बट इस केस के अंदर जो कोर्ट है उसने खुद ने डिसाइड किया, मतलब जो कोर्ट ने बोला कि हम लोग कोई फॉर्मल कंप्लेन का वेट नहीं करके क्रूएल्टी डाउरी हरासमेंट का केस अपनी तरफ से चालू करते हैं। तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ गया था कोर्ट के ऊपर और पुलिस के ऊपर थ्रू सोशल मीडिया कि उनको ये करना पड़ा। अभी बात है 12 मई की रात की। कटारा हिल्स करके एरिया है भोपाल में, जहाँ पे त्विषा रहती थी अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों के साथ। यहाँ पे रात के कुछ 10-11 बजे त्विषा के हस्बैंड ने देखा, समर्थ ने, कि त्विषा बेहोश पड़ी हुई है अपने रूम में। ऐसा त्विषा के हस्बैंड ने कहा है। फिर उन लोगों ने उसकी बॉडी को उठाया, त्विषा को उठाया और हॉस्पिटल लेके गए, एम्स हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद पता चला कि त्विषा तो जा चुकी है, ज़िंदा नहीं है। अब उसी रात वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में ही उसकी बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम का रिज़ल्ट ये आया कि त्विषा ने आत्महत्या कर ली है, अपने आप को फांसी लगा के, जो कि बहुत ही शॉकिंग था त्विषा के घर वालों के लिए। 1-2 दिन शॉक में रहने के बाद में 15 तारीख को त्विषा के घर वालों ने एक एफआईआर दर्ज करी है त्विषा के हस्बैंड समर्थ सिंह और उसकी सास नवनिधि सिंह, नवनिधि उनके डैडी का नाम है। उनकी जो सास है उनको मिसेस सिंह कहेंगे हम। तो मिसेस सिंह जो है वो एक, उनका नाम है गिरिबाला सिंह और वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन की जज है। वो अभी रिटायर्ड है, घर पे है, बट स्टिल जब वो जज है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग की होगी, फेमिनिस्ट होगी। फेमिनिस्ट नहीं तो इक्वलिटेरियन तो होगी, जो इक्वल राइट्स में बिलीव करती होगी मर्दों के और औरतों के। और वो नॉर्मल गांव के जो टिपिकल सास दिखाती है वैसी नहीं होंगी। बट हम बिल्कुल गलत है यहाँ पे। जो मिसेस शर्मा है, त्विषा की जैसे ही डेड डिक्लेयर हो गई वो हॉस्पिटल में, उन्होंने कम से कम 15-20 लोगों को कॉल किया जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स थे और पुलिस ऑफिसर्स थे और बहुत बहुत इन्फ्लुएंसर्स फैमिली भोपाल की, उन लोगों को कॉल किया उन्होंने। किन एग्जैक्ट लोगों को कॉल किया वो हमको बताया नहीं गया। वो कॉल करके उनकी बातें क्या हुई ये हमको नहीं पता। ये थी 12 मई की बात, जब ये डिक्लेयर किया गया था कि उसने अपनी खुद की जान ली है फांसी लगा के। और इसकी सांस ने बहुत सारे लोगों को कॉल किया था। और 15 मई को 2 दिन बाद में त्विषा के घर वालों ने, उसके भाई, उसके मम्मी डैडी और उसकी भाभी ने मिलके एक एफआईआर दर्ज की उसके हस्बैंड के खिलाफ क्रूएल्टी एंड डाउरी का केस डाला था। अब क्रूएल्टी डाउरी हरासमेंट का केस है। इसमें अगर तुम किसी लड़की को, अपनी बहू को अगर परेशान कर रहे हो बार बार पैसे के लिए या जॉब करके पैसे घर में लाने के लिए या किसी भी तरीके की आर्थिक मदद के लिए कि तुम हमारी इसमें मदद करो, उसमें मदद करो, या अगर उसका गोल्ड ले लेते, और क्रूएल्टी में आता है कि तुम उसको परेशान कर रहे हो, उसको खाने पीने में टोक रहे हो, उसको घर की, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं जीने दे रहे हो, बट अपने अंदर दबा के रख रहे हो, कुछ तो बातें सुना रहे हो उसको, उसके घर वालों पे बोल रहे हो, उसके भाई बहन पे बोल रहे हो, या उसी के कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी सुनाए जा रहे हो, या उसके हर काम में, उसकी हर हरकत में आप फॉल्ट निकाल रहे हो कि तुम तो ये सही नहीं करती हो, तुम तो वो भी सही नहीं करती हो।
हर चीज़ में टोकना टोकाना तो वो भी क्रुएल्टी में काउंट होता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है क्रुएल्टी में, डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है, बट यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, क्रुएल्टी और डाउरी हरासमेंट का केस किया गया। 15 ही तारीख को जैसे ही केस किया गया, उसका हस्बैंड भाग गया। ही वॉज एब्सकॉन्डिंग। अब जो त्विषा का हस्बैंड है समर सिंह, वो खुद एक लॉयर है, तो हो सकता है कि उसको कुछ पता हो जिस वजह से वो भाग गया हो। इसके बाद में 15 के बाद में 16-17 को कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बट 18 मई को जो उसकी सास है, उन लोगों ने, उसकी सास है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसकी सास ने त्विषा के बारे में बहुत भली बुरी बातें कही कि वो कुछ काम नहीं करती थी, वो झाड़ों को पानी नहीं डालती थी जिस वजह से उनके सारे प्लांट्स मर गए थे, वो घर में दिया बत्ती नहीं करती थी, वो अगरबत्ती नहीं जलाती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, और वो सिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ थी, और वो मेडिसिन्स खाती थी अपने डिप्रेशन, एंजाइटी और सिज़ोफ्रेनिया के लिए, और वो उसके बहुत सारे पार्टनर्स रहे थे पहले, और वो ड्रग्स करती थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली जो कि डिफेमेशन में आते हैं। वो घर में अगरबत्ती नहीं करती थी या वो सब तुम किसी को भी बोल सकते हो, उनकी मर्ज़ी है अगरबत्ती करना है नहीं करना है। प्लांट्स को पानी देने का ज़िम्मेदारी किसी सी बहू का नहीं होता, घर वालों में सबका होता है। उसके बाद में जो ये मेंटल उसकी जो रिकॉर्ड की बात की उन्होंने कि उसको सिज़ोफ्रेनिया था और उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन्स ली थी एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए। ये भी बात सच है कि नहीं है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब कोई मरीज़ होता है और वो कोई डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास ही गई होगी अपनी मेडिसिन्स लेने के लिए। दुकान पे ये चीज़ों की मेडिसिन्स मिलती नहीं है, सर्दी बुखार तो है नहीं। तो जब कोई साइकेट्रिस्ट ये मेडिसिन लिख के देता है तभी ये मेडिसिन मिलती है। अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास ये गई है तो वो एक कॉन्फिडेंट रिकॉर्ड है जो इसकी सास को पता नहीं होना चाहिए था। तो एक ही ज़रिया है, या तो त्विषा ने अपने हस्बैंड को बताया होगा कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ मेडिसिन लेने के लिए, या तो इसको मतलब कुछ मैनिपुलेट करके डांट डूट के उसके सास ने त्विषा से पूछा होगा, जो कि गलत बात है। उसको पहले पता नहीं होना चाहिए था, और अगर उसको पता था तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना नहीं चाहिए था। और ये सच भी है कि झूठ है ये भी नहीं पता। उसके बाद में उसकी माँ ने यह भी कहा, उसकी सास ने ये भी कहा कि वो ड्रग्स लेती थी, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। इस तरह से बोल के लोगों के सामने वो एक मरी हुई लड़की की इमेज ख़राब करना चाहती है। उसके बाद में उसने ये कहा कि वो प्लांट्स को पानी नहीं देती थी। ये तो इतनी बेतुकी बात है ना, ये सुन के मुझे हंसी आ गई थी कि मतलब क्या ही बोल रही है पागल औरत। इसके बाद में उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसने खुद का बोला था त्विषा ने कि वो बहुत सारे ड्रग्स वगैरह ली है तो प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती। पहले तो ड्रग्स का कोई संबंध है ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद में वो प्रेग्नेंट होना चाहती है नहीं होना चाहती है ये उसका और उसके हस्बैंड का मैटर है, और वो त्विषा की ज़िंदगी है, त्विषा खुद डिसाइड करेगी ऑब्वियसली उसके हस्बैंड के साथ मिलके। तो उसकी सास का उसके अंदर क्या मैटर है मुझे नहीं पता, और वो प्रेग्नेंट थी भी कि नहीं भी थी वो भी कोई मेरे को पक्का प्रूफ नहीं मिला है मेरी पूरी रिसर्च के अंदर। अब ये 18 तारीख को ये मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसको बहुत बुरा भला कहा, और 18 ही तारीख को त्विषा की फैमिली वालों ने चीफ मिनिस्टर से कहा, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि प्लीज़ हमको एक सेकंड पोस्टमार्टम कराना है, क्योंकि जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जो उसकी डेथ के दिन ही आई थी 12 मई को ही एम्स हॉस्पिटल से भोपाल के, वहाँ पे त्विषा शर्मा की सास की बहन, सगी बहन एक सर्जन है, वो वहाँ पे काम करती है। तो इन लोगों का कहना है कि उसकी बहन ने रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया है और झूठी रिपोर्ट बनाई है। ये सुनने के बाद में 18 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से एक एसआईटी कमेटी बनाई गई। एसआईटी कमेटी क्या होती है? जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाती है कोई स्पेशल केस के लिए, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स अगर है और अगर बहुत सारा शक है तो एक स्पेशल कमेटी बिठाई जाती है। तो ये कमेटी बिठाई गई थी 18 तारीख को, और लोकल कोर्ट ने 18 ही तारीख को उसके हस्बैंड की बेल रिजेक्ट कर दी, बट उसकी सास की बेल को एक्सेप्ट कर दिया था कुछ दिनों के लिए। अब ये सब 18 तारीख को हुआ। 19 तारीख को त्विषा के फैमिली वालों ने उसकी सास के ऊपर एक केस कर दिया, ये कहते हुए केस किया कि 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर त्विषा की सास ने त्विषा के बारे में बहुत भला बुरा कहा है और उसको डिफेम करने की कोशिश की है। तो ये एक डिफेमेशन को केस होता है
जो डाला जा सकता है किसी के ऊपर, अगर कोई आपको डिफेम कर रहा है, झूठी बातें कर रहा है। अब ये 19 तारीख को हो गया। मई की 20 तारीख को ये जो बात कही थी ना उसके त्विषा के घर वालों ने कि एम्स में उनकी बहन है, उनकी सास की बहन, और टेम्परिंग की गई है, इसकी रिपोर्ट आ गई थी कुछ तो न्यूज़ के अंदर कि हाँ उनकी बहन एक्चुअली वहाँ पे काम करती है और शायद टेम्परिंग हुई है। अब मई की 22 तारीख को जो इनके हस्बैंड थे, त्विषा का जो हस्बैंड था समर्थ सिंह, वो पकड़ा गया और पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले ली। और हाई कोर्ट ने 22 मई को ये भी बोल दिया कि आप लोग सेकेंड ऑटोप्सी कर सकते हो, लेकिन एक स्पेशल टीम ये ऑटोप्सी करेंगी एम्स हॉस्पिटल के अंदर भोपाल में। तो यहाँ पे टेम्परिंग वेम्परिंग कोई कर नहीं पाएगा। और कोर्ट ने जो इनकी मदर इन लॉ है, सास है त्विषा की, उसको बोला कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा 25 मई को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके जवाब कोर्ट को चाहिए थे। कोर्ट को ये पता था कि उन्होंने बहुत सारे कॉल्स किए थे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, तो उनको जानना था कि क्या मतलब क्या मैटर है। और स्टेट गवर्नमेंट ने 22 मई को ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अब ये केस जो है ये सीबीआई हैंडल करेगी। 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनके हस्बैंड को 7 डे पुलिस कस्टडी में डाल दिया, समर्थ को। और शर्मा फैमिली के एक एडवोकेट ने ये भी अपील की कि पुलिस कस्टडी में डाल रहे हैं तो कटारा हिल्स का जो पुलिस स्टेशन है उसमें के पुलिस ऑफिसर को निकाल दो, क्योंकि वो उनकी फैमिली के साथ मिला हुआ है, सिंह फैमिली के साथ। और शर्मा के लॉयर ने एक और बोला बात कि इन लोगों ने घर के अंदर, क्योंकि 12 तारीख को इंसिडेंट हुआ था और आज 23 तारीख है, इन लोगों ने घर के अंदर सारे एविडेंस डिस्ट्रैक्ट कर दिए हैं, पूरे मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रखे हैं जिससे ये लगेगा कि त्विषा कुछ ड्रग्स लेती थी। अब मई 24 को इसकी सेकेंड ऑटोप्सी हो गई त्विषा की, और उनके अंतिम संस्कार भी हो गया। उनकी बॉडी उनकी फैमिली को दी गई थी और उनके भाई जो है मेजर हर्षित और उनकी भाभी ऋषि, उन्होंने मिलके उनकी अंतिम संस्कार कर दिए। वो भी वीडियो मैंने देखा है, उनकी मम्मी फैमिली वाले सारे थे, बहुत दुखी वीडियो है। और एम्स ने पोस्टमार्टम होने के बाद में 24 मई को ही ये भी बोला कि उन लोग उनके घर गए थे विज़िट करने को, जहाँ पे त्विषा का जो ससुराल था वहाँ पे गए थे सारे फॉरेंसिक टीम को लेके देखने के लिए कि और क्या सबूत मिल सकता है क्राइम प्लेस पे से। मई 24 को कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो सास है और उसके जो घर वाले हैं उनको बोला कि आप लोग प्रेस से बात मत करो, क्योंकि अननेसेसरी की हवा बन रही है सोशल मीडिया में। आप प्रेस से बात मत करो, आपको जो भी बयान देना है आप अपने लॉयर्स को या पुलिस को दो। और मई 25 को इनकी सास को बुलाया गया था कोर्ट के अंदर। इनकी सास को कोर्ट के अंदर बुलाया गया था, तो उनकी कोर्ट में वो नहीं गई कुछ हाज़िरी के लिए, तो वहाँ पे उनके 2 प्लीज़ पड़े थे फॉर द बेल, तो वो कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया, बोला आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मई 22 को कोर्ट के अंदर ये भी बोला कि हस्बैंड के साथ में जो अभी 7 दिन से उनका जो कस्टडी चल रहा है उसके अंदर हस्बैंड ने कंफर्म किया कि जिस दिन त्विषा की डेथ हुई उस दिन उसके हस्बैंड का त्विषा का झगड़ा हुआ था एक ट्रिप को लेके और प्रेगनेंसी को लेके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। मई 26 को क्योंकि उसकी सास कोर्ट नहीं आई, पुलिस उनके घर चली गई और उनको इंटरोगेट किया गया, और फिर उनके अगेंस्ट इंटरोगेशन में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे पुलिस को पक्का हो गया कि इनका कुछ तो मतलब गड़बड़ है, उनकी सास का इस केस के अंदर कुछ तो मतलब कुछ तो किया है उन्होंने। तो इसके लिए उन्होंने वापस से एफआईआर दर्ज की, और जो कमेटी बैठी है एसआईटी कमेटी है, उन्होंने मिस्टर सिंह मतलब जो समर्थ है त्विषा के हस्बैंड, उनको घर लेके गई
और उनको बोला कि रिक्रिएट करो कि 12th मई को क्या हुआ था, कैसे तुमको बॉडी दिखी, तुमने कैसे बॉडी को नीचे लेके गए सीढ़ियों से और क्या हुआ। और एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसके अंदर थोड़ी देर पहले त्विषा ऊपर जाते हुए दिख रही है और कुछ 15-20 मिनट बाद में उन लोग उसकी बॉडी लेके नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं, कुछ 2-3 लोग, जिसमें एक उसका हस्बैंड भी है। तो उन्होंने बोला बताओ रिक्रिएट करके कि कैसे हुआ था। और 28 मई को जो मदर इन लॉ थी उनकी बेल को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो आने को रेडी नहीं थी। तो सीबीआई ने उसकी मदर इन लॉ को अरेस्ट कर दिया। और हाई कोर्ट ने 28 मई को ये भी नोटिस किया और इस चीज़ की चर्चा हुई है कोर्ट के अंदर कि उसकी जो सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे बॉडी पे मार्क्स मिले हैं जो मरने के पहले के मार्क्स है। हाथों पे है, गाल पे है, गले पे है और पैर पे है, उसके बहुत सारे निशान है जो उसके मरने के पहले के निशान है। तो ये कहाँ से आए निशान, किसने किए? खुद तो उसने अपने आप को मारा नहीं होगा इतना, तो ये निशान आए कहाँ से? इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। ना पुलिस के पास है, ना उसकी सास के पास है, ना हस्बैंड के पास है, किसी के पास नहीं है। तो कोर्ट ने ये चीज़ नोटिस करी है और अभी शायद अगले इसमें पता चलेगा जब उनकी मंडे या ट्यूसडे को वापस से सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि ये कहाँ से आई है। और उनकी सास को तो सीबीआई ने पकड़ लिया है और 5 दिन की कस्टडी के अंदर डाला हुआ है अभी अरेस्ट करके। तो उनसे अभी सारी बातें निकलवाई जाएगी कस्टडी के अंदर। तो ये है टाइमलाइन। मुझे चाहिए था कि आप लोग टाइमलाइन समझ जाओ कि क्या क्या हुआ है। अब ये सारी टाइमलाइन में देखो, हम लोगों ने ना ऐसे बहुत किस्से सुने हमारी फैमिली में, कहीं कहीं दूर में, गांव में, रिश्तेदारों में, अरे फ़लाना की बीवी ने केस कर दिया, फ़लाना की बीवी ने, जिसमें ऐसा लगता है हमको कि 50-50 दोनों का फॉल्ट है। हाँ, हस्बैंड भी बुरा है, हाँ वाइफ भी बुरी है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% उसकी सास या हस्बैंड का ही फॉल्ट हो सकता है त्विषा का भी कुछ फॉल्ट रहा होगा। बट अगर वो इतने हद तक परेशान थी कि उसको अगर इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा है, तो फिर तो ज़रूर वो कहीं पे मदद मांग सकती थी। और जो व्हाट्सएप कॉन्वर्जेसन है उससे पता चला कि उसने मदद मांगी भी थी अपने माँ बाप से, उनको बोला था मुझे मिलने आओ, बट फिर थोड़े दिन बाद उसने बोला कि रहने दो आप लोग, अभी मत आओ, बाद में आओ। तो हो सकता है कि उसको किसी ने मैनिपुलेट कर दिया होगा या उसको कुछ डराया धमकाया होगा कि अपने घर वालों को मत बुला। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ होता है, अगर ऐसा कोई बोल रही है बेटी, तो एक बार जाके चेक करे कि क्या मसला है इसके साथ, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सब लोग आके रो रहे, चलो ठीक है, सब लोग अभी सपोर्ट में बोल रहे कि ओ त्विषा शर्मा के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट ऐसे केसेस इंडिया में हर 1.5 घंटे में होता है। हर 1.5 घंटे में एक डाउरी केस होता है एक लड़की के ऊपर, और पता नहीं दिन में कितनी ही बहुआं मरती है, कोई कुछ नहीं करता है। ये कहाँ से रिजॉल्व होगा? ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने प्रोविज़न नहीं रखा है डाउरी के लिए, डाउरी एलिमिनेट नहीं किया है क्या गवर्नमेंट ने? इट इज़ इलीगल डाउरी लेना। फिर भी ओहो हमारी बेटी के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए करके लोग देते हैं आज भी, और समाज में इज्जत और ये वो करके देते हैं आज भी, और लोग लेते हैं मुंह खोल के, कोई मना नहीं करता है। सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि ओ हमारा बेटा तो इतना कमाता है, वो 50,000 कमाता है तो उतनी 50,000 की तो उसको डाउरी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन कोई ना कोई रखता ही है। ओ अपनी बेटी के लिए आप घर तो दोगे ना, अपनी बेटी को आने जाने के लिए आप गाड़ी तो दोगे ना, अपनी बेटी को सोने के लिए पलंग तो दोगे ना, अपनी बेटी को खाने के लिए प्लेट तो दोगे, अपनी बेटी को ठंडा लगने के लिए एसी तो दोगे, अपनी बेटी को यहाँ वहाँ घूमने के लिए कार तो देना ही पड़ेगा, साथ में बाइक तो देना ही पड़ेगा, साथ में हेलीकॉप्टर भी दे दो। मतलब बहुत सारी डिमांड होती है, और ये बोल के कि आप अपनी बेटी के लिए दे रहे हो, उसमें से बेटी कितना यूज़ करती है वो हम सबको पता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी फैमिलीज ऐसी होती है, बट हाँ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर टेकिंग डाउरी इज़ वेरी हाई इन इंडिया। ये बहुत हाई परसेंटेज है। और क्यों है? क्योंकि इसको नॉर्मलाइज करा हुआ है हमारी सोसाइटी ने। इवन तो कोर्ट ने बोला हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, पूरे इतने एड्स आते हैं कि डाउरी मतलब, इतनी मूवीज़ बनती है, इतनी सीरीज़ बनती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब ने नॉर्मलाइज़ करा हुआ है, बल्कि शो कर करके दिखाते हैं शादी में, देखो हमने इतना दिया उतना दिया, 5 गाड़ियाँ खड़ी है, 2 गाड़ियाँ खड़ी है, 10 करोड़ की शादी करी है। अरे क्यों करना है? अपनी बेटी को दो। पहले तो ये देखो कि घर वाले अच्छे हैं क्या। अगर कोई तुमसे मांग रहा है ना पैसा तुम्हारी बेटी पालने के लिए, तो वो डिज़र्व नहीं करता तुम्हारी बेटी को, क्योंकि तुम्हारी बेटी कोई पालने वाली चीज़ नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि तुमको वो पालना पड़ रहा है। वो खुद एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है। नहीं तो भी एक हस्बैंड होता ही है अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए, और बीवी घर संभालती है। जहाँ पे
वाइफ्स अगर जॉब नहीं करती है तो वो घर संभालती है, अगर वो घर भी संभाल रही है जॉब भी कर रही है तो फिर तो वो ज़्यादा डिज़र्व करती है हस्बैंड की तरफ से प्यार और मोहब्बत और घर वालों की रिस्पेक्ट। बट ऐसा होता नहीं है। आजकल तो नॉर्मलाइज कर दिया है ना। ओहो लड़कियां, तुमको जॉब करना था, चलो जॉब भी करो और घर भी करो। ऐसा नहीं है कि नहीं, लड़कियां जॉब कर रही है, जैसा आदमी जॉब करता है घर आता है खाना खाता है, लड़कियां जॉब कर रही है चलो घर आओ खाना खाओ। नहीं नहीं, लड़कियां जॉब करती है, फिर घर जाके खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है, फिर खाती है, फिर बर्तन धो के सोती है। तो हमारा काम डबल हो गया है औरतों का, क्योंकि हमने डिमांड किया कि हमको जो भी हम काम करते हैं उसका पैसा मिलना चाहिए। घर में फोकट में काम कर रहे थे पहले, चलो, और देर इज़ सो मच टैलेंट इन द वर्ल्ड विच शुडंट बी वेस्टेड। तो लड़कियां पढ़ लिख के अपना टैलेंट यूटिलाइज कर रही है और अपने वर्थ का कमा रही है। चलो वो तो एक अलग डिस्कशन है, बट कमा रही है। लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि शादी के बाद में वो बस अपने हस्बैंड से शादी नहीं कर रही है, वो हस्बैंड के पूरे फैमिली से शादी कर रही है। उसकी माँ को खुश रखे, वो उसकी बहन को खुश रखे, उसके पापा को खुश रखे, उसके घर वालों को खुश रखे, उसके ससुराल के आसपास वाली आंटियों और अंकलों को खुश रखे। और फिर वो जॉब तो करेगी ही क्योंकि वो उसका मन है, और फिर वो घर पे भी पकाएगी, और वो झाड़ों को पानी भी दे, और वो अगरबत्ती और दिया भी करे। एक इंसान कितना करेगा? बट ये भी हम कर रहे हैं औरतें, ऐसा नहीं हम नहीं कर रहे, हम ये भी कर रहे हैं। उसके बाद भी बोझ की तरह ट्रीट किया जाता है लड़कियों को। तो अगर कोई तुम्हारी बेटी को इतना ही बोझ समझ रहा है ना, तो अंकल और आंटी अपनी बेटी की शादी मत करो, अपने घर पे रखो। वो वहाँ पे कमा के आपको खिलाएगी, अपना खाएगी। मत करो बेटियों की शादी। पहले तो 1-2 साल देखो दूल्हे की फैमिली को, लड़के को, उसके ससुराल वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उनका व्यवहार देखो, उनका खाने पीने का उठने बैठने का तरीका देखो, उनके घर में दूसरी बहुओं का हाल देखो, उनकी घर की बेटियों को कैसा पाला गया है वो देखो। पहले सब देखो। और अगर आखिरी मोमेंट पे भी आपको डाउट होता है, शादी के अगर 1 घंटा पहले भी आपको डाउट होता है, तो शादी तोड़ दो। ये जो शादी टूटती है, जो बहुत बड़ा टाबू बना रखा है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, ओहो फलानी की बेटी की एंगेजमेंट टूट गई, हो फलानी की बेटी की शादी टूट गई, ये जो टैबू बना रखा है ना, इस वजह से कितनी लड़कियां जल के मरती है। मत करो टैबू, बल्कि तारीफ़ करो अगर कोई अपनी बेटी की शादी तोड़ता है तो। हाँ चलो, उनको पता चल गया शुरुआत में ही, अच्छा हुआ, ज़िंदगी बच गई उनकी बेटी की। ये करो। कितनी कितनी हज़ारों करोड़ों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है सिर्फ इसी चक्कर में कि सोसाइटी को दिखाना है कि कैसे रहना है। क्या त्विषा नहीं चाहती होगी अपने माँ बाप को बताना? क्यों सहमी होगी वो, क्यों डरी होगी? ये हर लड़की फेस करती है इंडिया के अंदर जो शादी करती है, जो अपने माँ बाप को खुल के नहीं बता सकती है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसको पता है कि जवाब तो वो लोग सुन तो लेंगे, रोएंगे भी, परेशान भी होंगे, दुख भी बताएंगे, बट आखिर में जवाब तो यही देंगे ना कि एडजस्ट कर ले। और अगर वो 1 से 3 से 4 बार अगर कंप्लेन करेगी तो बोलेंगे यार बेटा तुम्हारे में ही एडजस्ट करने की ताकत नहीं है। और ससुराल वाले और जो आसपास की आंटीज़ होती है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट में निकाल दी है और ब्रेन वॉश्ड हो गई है, और वो अपने ब्रेन से मिसोजिनिस्टिक उनकी सोच है, वो औरतें फिर आके बोलती है कि ये लड़की तो घर में झाड़ों को पानी नहीं डालती थी, इसको तो काम वाली लगाई हुई थी फिर भी रोती रहती थी। अरे कैसे बताए, एक इंसान का वर्थ बस काम से नहीं जज किया जाता है। गलती ये है ना कि औरतों को और आदमियों को सेम तरीके का इंसान नहीं समझा जाता है। यहीं पे ये सोच में ही गलती है। बचपन से ही बेटों को और बेटियों को सेम तरीके का इंसान नहीं समझा जाता है। हम कोई डिफरेंट स्पीशीज़ है ह्यूमन्स की। आदमियों की स्पीशीज़ अलग है, हमारी अलग है। वी आर नॉट फ्रॉम द सेम स्पीसीज, डिफरेंट जेंडर्स। वी आर डिफरेंट स्पीसीज, वी आर ट्रीटेड एज डिफरेंट स्पीसीज बाय द सोसाइटी। अब ऐसे केसेस और भी आएंगे 3-4, क्योंकि अभी एक केस आया है ना, तो अभी और भी हवा में उड़ेंगे। लेकिन जान लो हज़ारों सालों से ये इंडिया में हो रहा है, हर बहू के साथ होता है, हर घर में होता है, किसी न किसी फॉर्म में। किसी के हस्बैंड सपोर्टिव होते, किसी के नहीं होते, किसी के ससुराल वाले सपोर्टिव होते, किसी के नहीं होते, किसी के माँ बाप सपोर्टिव होते, किसी के नहीं होते। और कोई औरतें इतनी खुद इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिनका नंबर बहुत कम है बाय द वे। और जो औरतें टॉक्सिक सर्कल को तोड़ के बाहर निकलती है और अकेली रहती है, फिर उनके ऊपर भी थप्पा लगाया जाता है कि अरे 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 ये तो अकेली रहती है, सिंगल है, हस्बैंड को छोड़ के रहती है बच्चों के साथ।
ये भी किया जाता है। तो औरत तो कोई भी करवट ले उसके लिए तो सुकून है नहीं, बट माँ बाप जो कि उसके सहारा होते हैं, जो उसको ज़िंदगी में लाते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, वो लोग तो एटलीस्ट उसको सपोर्ट कर सकते हैं ना। दुनिया करे ना करे। अब आगे की जो भी अपडेट्स आती है ये केस के ऊपर, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अभी तक तो इतना है कि वो दोनों पुलिस के पास है, उसका हस्बैंड और उसकी सास, और कुछ कंक्लूसिव पता नहीं चला है कि वेदर ये उसने अपने साथ खुद किया या किसी और ने उसके साथ किया है। बट पता चल जाएगा, अगर सीबीआई इन्वॉल्व है तो पता तो चलना ही है फिर तो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद है जो रियल लाइफ इंडियन स्टोरीज़ है, तो अगर आप सुनना चाहोगे तो सब्सक्राइब और लाइक करो। मैं हर हफ्ते पोस्ट करना का कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।